नेक्स्ट डायमेंशन हम लोग देखेंगे 44। ये जो पूरा डायमेंशन चल रहा है सब हीट का, तो हम स्टार्ट करते हैं हीट का डायमेंशन। तो सबसे पहले है हीट। हीट मतलब होता है उष्मा। हीट मतलब उष्मा। तो हीट क्या है? हीट तो एक प्रकार का एनर्जी है। हीट क्या एक प्रकार का एनर्जी है, उष्मा एक प्रकार का एनर्जी है। तो हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। उष्मा क्या है? एक प्रकार का ऊर्जा है। और एनर्जी का डायमेंशन किससे मिलता था? आपको बताए थे पिछले वर्क से कि वर्क एनर्जी से ही आ रहा है। अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है वर्क में। मतलब एनर्जी का डायमेंशन वर्क का डायमेंशन सेम आया था। और हीट भी क्या एक प्रकार का एनर्जी है, तो इसका भी डायमेंशन एनर्जी वाला ही आएगा। ml2 T−2। और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल। लेकिन हीट में जनरली चलता है कैलोरी, और एक कैलोरी का मतलब होता है 4.18 जूल। या इसको हम लिख सकते हैं 4.2 जूल। पहले हीट के लिए यूनिट यूज होता था BTU। इसको बोलते हैं ब्रिटिश थर्मल यूनिट। हीट का ही यूनिट है BTU, बोलते हैं फुल फॉर्म ब्रिटिश थर्मल यूनिट। और एक BTU का मतलब होता था 252 कैलोरी। एक BTU का मतलब है 252 कैलोरी। तो ये हीट के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग मेन तो डायमेंशन ml2 T−2 और यूनिट क्या हुआ? ऐसा यूनिट जूल। भाई आप समझ पाए कैलोरी क्या है या BTU क्या है। नेक्स्ट है 45 में। नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, इसको बोलते हैं हम लोग रेखीय प्रसार गुणांक। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन को बोलते हैं रेखीय प्रसार गुणांक। इसको हम लोग अल्फा से लिखते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन को अल्फा से लिखते हैं। अब अल्फा क्या चीज है जरा समझिए। मान लीजिए कि किसी रॉड का लंबाई T1 डिग्री सेंटीग्रेड पर LT1 था। मान लो कोई रॉड है और किसी टेम्परेचर T1 पर उसका लंबाई LT1 था। किसी ने टेम्परेचर को बढ़ाया, T1 से कर दिया T2 डिग्री सेंटीग्रेड, और T1 से बड़ा है T2, तो लंबाई भी तो थोड़ा बढ़ेगा ना। लिख ले प्रसार, फैलाव हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। तो रॉड क्या होगा? फैलेगा हीट पा करके। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हीट मिलेगा उसको, तो फैलेगा। अब लंबाई कितना हो गया? बोले LT2। पहले लंबाई कितना था? LT1। अब कितना हो गया? LT2। तो LT1 छोटा होगा, LT2 बड़ा, क्योंकि T1 से बड़ा है T2। टेम्परेचर बढ़ेगा तो लेंथ बढ़ेगा। तो कितना बढ़ा यहाँ लिखिए, तो बोले LT2 माइनस LT1। ये हुआ चेंज इन लेंथ, जितना लंबाई बढ़ा, और बटा ओरिजिनल लेंथ जितना पहले से था। चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ, और इनटू राइज इन टेम्परेचर, तापमान जितना आपने बढ़ाया। तो पहले T1 था, बढ़ा किया T2, तो यह T2 माइनस T1। ये अल्फा डिफाइन किया गया कि चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ इनटू राइज इन टेम्परेचर, जितना तापमान बढ़ा है, इसको हम लोग अल्फा बोलते हैं। तो हो गया चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ इनटू राइज इन टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। इसका डायमेंशन बोलिए। चेंज इन लेंथ का बोले L, ओरिजिनल लेंथ का भी बोले L, ये भी तो लेंथ ही है। और चेंज इन टेम्परेचर का टेम्परेचर वाला, टेम्परेचर का डायमेंशन K। तो कितना आया? K इनवर्स। इस तरह से यूनिट क्या हो जाएगा इसका? बोले केल्विन इनवर्स। एक कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। इसमें क्या बढ़ने का बात हो रहा था? लंबाई। अगर हम आगे देखें तो इसको हम लोग नेक्स्ट को पढ़ते हैं कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन, और इसको पढ़ते हैं बीटा। ये रेखीय प्रसार गुणांक है, और ये होता है क्षेत्रफल प्रसार गुणांक। इसमें एरिया वाला बात हो, क्षेत्रफल प्रसार गुणांक यहाँ पढ़ेंगे, इसको बीटा से लिखते हैं। तो जो कहानी यहाँ लंबाई का था वही कहानी यहाँ एरिया कर दीजिए। अगर हम इसी में बोलें कि T1 डिग्री सेंटीग्रेड पर एरिया AT1 और T2 डिग्री सेंटीग्रेड पर एरिया AT2, तो यहाँ क्या लिखाएगा? AT2 माइनस AT1 माने चेंज इन एरिया बाई ओरिजिनल एरिया इनटू राइज इन टेम्परेचर, मैंने तापमान जितना बढ़ा। ये बीटा डिफाइन किया गया। तो चेंज इन एरिया का भी डायमेंशन L² और इस एरिया का भी डायमेंशन L², और टेम्परेचर का डायमेंशन K। तो L² कैंसिल, फिर से आएगा K इनवर्स, और फिर से यूनिट केल्विन इनवर्स।
ये हो गया आपका क्षेत्रफल प्रसार गुणांक। इसी तरह से नेक्स्ट में आइए, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, इसे गामा से लिखते हैं, इसे बोलते हैं आयतन प्रसार गुणांक, आयतन प्रसार गुणांक। अब इसमें क्या है, तो यहाँ वॉल्यूम के बारे में बात होगा कि T1 डिग्री सेंटीग्रेड पर वॉल्यूम भी T1 है, T2 पर वॉल्यूम भी T2 है, तो गामा बराबर VT2 माइनस VT1, माने चेंज इन वॉल्यूम बाई ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू राइज इन टेम्परेचर T2 माइनस T1। तो चेंज इन वॉल्यूम का डायमेंशन भी LQ और वॉल्यूम का भी डायमेंशन LQ, तो LQ कैंसिल, बाकी बचा चेंज इन टेम्परेचर का, तो बोले K, तो फिर से आएगा ये K इनवर्स, और फिर से इसका यूनिट भी क्या लिखा जाएगा, बोले केल्विन इनवर्स। तो इस तरह से हो गया आपका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, तीनों एकदम एक जैसा है, सबका डायमेंशन K इनवर्स, सबका यूनिट केल्विन इनवर्स। सिर्फ इसमें लेंथ के बारे में बात हुआ, इसमें एरिया के बारे में बात हुआ, और इसमें वॉल्यूम के बारे में बात हुआ। तो हो गया आपका 47। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 48। 48 में एक आइडियल गैस का इक्वेशन होता है, आइडियल गैस इक्वेशन बोलते हैं, आदर्श गैस का समीकरण। आदर्श गैस का समीकरण क्या होता है कि PV बराबर nRT। आइडियल गैस का इक्वेशन होता है PV बराबर nRT, जहां P होता है प्रेशर, दाब, V है आपका वॉल्यूम, आयतन, और N हो गया अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, या इसको डायरेक्ट लिख दे तो नंबर ऑफ मोल, और T हो गया टेम्परेचर। तो जो R है ना, R, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, सार्वत्रिक गैस नियतांक। तो इसी का डायमेंशन यहाँ हमको निकालना है R का, तो R का क्या हो जाएगा, बोले PV बटा NT। मैं फॉर्मूला क्या याद करना है हम लोग को, PV बराबर nRT। अगर इस समीकरण आपको पता है और ये पता, जैसे कोई भी क्वेश्चन याद कीजिए ना, जैसे PV बराबर nRT आपको याद है, तो पता होना चाहिए कि P क्या, बोले प्रेशर, ऐसा नहीं कि P पावर, तो फिर याद करने से कोई फायदा नहीं समीकरण। आप क्वेश्चन अगर याद किए हैं, आपको समझ है, तो पता होना चाहिए कि कौन क्या है। V बोले वेलोसिटी, तो गलत है, तो पता होना चाहिए P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, N है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो नंबर ऑफ मोल में होगा, और R है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T है टेम्परेचर। हमें R का डायमेंशन चाहिए, तो पहले P के बारे में सोचिए। P हो गया प्रेशर, प्रेशर का होता है फोर्स बाई एरिया, तो होता है ml इनवर्स T इनवर्स 2, फोर्स बाई एरिया। फोर्स का हमको याद है ml T इनवर्स 2, एरिया का L स्क्वायर, डिवाइड कर लिया, आगा ml इनवर्स T इनवर्स 2। ये हो गया प्रेशर का। अच्छा वॉल्यूम का बोले LQ, ये हो प्रेशर इंटू वॉल्यूम। N है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उसका डायमेंशन होता है मोल, और टेम्परेचर का केल्विन। इस तरह से आप देखिए, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा ml2T इनवर्स 2, ml2T इनवर्स 2, आई मोल चला जाएगा ऊपर, तो मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स। और इसका हम यूनिट लिखें तो थोड़ा ऐसे लिखते, देखिए ml2T इनवर्स 2 किसका है डायमेंशन, बोले वर्क का, एनर्जी का। तो वर्क या एनर्जी का अगर ये डायमेंशन है तो इसका यूनिट बदले लिख सकते हैं ना, जूल। इसे इतना के बदले में क्या लिख दिए, जूल। अब बाकी नीचे लिखा जाएगा मोल और केल्विन, तो जूल पर मोल पर केल्विन, जूल पर मोल पर केल्विन। क्या समझे, पर मोल पर केल्विन का मतलब एक मोल एक केल्विन, माने एक मोल किसी गैस को एक केल्विन टेम्परेचर बढ़ाइए, एक मोल किसी गैस का टेम्परेचर एक केल्विन बढ़ाइए, इतना बढ़ाने में जितना जूल लगेगा वो क्या हो गया, वो हो गया उस गैस का गैस कांस्टेंट। एक मोल गैस को एक केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने में जितना उसमें हीट लगेगा, जितना जूल लगेगा इसमें हीट, उसको बोलेंगे उस गैस का गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ये हो गया आपका, ये आइडियल गैस का इक्वेशन है। लेकिन एक वैज्ञानिक थे वैन डर वाल्स, तो वैन डर वाल्स साहब ने रियल गैस का इक्वेशन दिया। वैन डर वाल्स जो इक्वेशन है किस गैस के लिए, बोले रियल गैस के लिए। वास्तव में कोई भी गैस आइडियल होता नहीं है, हम लोग ना आइडियल गैस मान लेते हैं। आइडियल गैस होने के बहुत सारे कंडीशंस होते हैं, उन कंडीशन को हम लोग मान लेते हैं कि जिस कंडीशन के आधार पर गैस को आइडियल कहा जाएगा, उस कंडीशन को गैस फॉलो कर रहे हैं, और हम मानते हैं कि गैस आइडियल है। वास्तव में गैस आइडियल होते नहीं है। गैस कैसे होते हैं, बोले रियल गैस होते हैं।
तो वैन वाल साहब ने रियल गैस का फॉर्मूला दिया था कि P प्लस A बटा V स्क्वायर इंटू V माइनस B बराबर RT। वही बात यहाँ भी है, P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, R गैस कांस्टेंट है यही वाला, और T टेम्परेचर है। तो इसमें क्या पूछेगा इसी क्वेश्चन में कि A और B का डायमेंशन बताओ, A और B का डायमेंशन बताओ। तो अब समझिए, हम ये बताते हैं कि अगर दो चीज़ें आपस में जुटी हुई हैं या घटी हुई हैं तो समझ जाइए कि दोनों सेम चीज़ है। अगर हम बोलते हैं A प्लस बी और एक्स A है वेलोसिटी, इसका मतलब B भी वेलोसिटी है। वेलोसिटी प्लस वेलोसिटी आप सुने होंगे, ऐसा नहीं कि वेलोसिटी प्लस वर्क, वर्क प्लस प्रेशर, पावर प्लस टेम्परेचर, ऐसा कभी नहीं सुन पाते हैं। दो चीज़ें आपस में तभी जुड़ती और घटती हैं फिजिकल क्वांटिटी जब दोनों सेम हो। तो अगर V में B घटा हुआ है और V अगर वॉल्यूम है तो B भी वॉल्यूम है। तो B अगर वॉल्यूम है तो वॉल्यूम का डायमेंशन कितना होगा, L3। और अगर P प्रेशर है तो A बटा V स्क्वायर भी क्या होगा, प्रेशर, क्योंकि ये दोनों आपस में जुटा हुआ है। तो A बटा V स्क्वायर का डायमेंशन किसके वाला होगा, प्रेशर वाला। तो A का डायमेंशन किसका होगा, PV स्क्वायर जैसा होगा। अब P क्या है, प्रेशर, तो प्रेशर का तो हम लोग को पता है ml इनवर्स T इनवर्स 2, नहीं पता है तो निकालिए प्रेशर का फोर्स बाई एरिया से। और वॉल्यूम का LQ, लेकिन स्क्वायर है L टू द पावर 6। जब दोनों को मिलाएंगे तो आ जाएगा m L टू द पावर 5 और T टू द पावर -2। ये हो गया आपका डायमेंशन A और B का। वैन वाल इक्वेशन में यही पूछता है कि A और B का डायमेंशन बताओ। बाकी तो पता है हम लोग को ना, P का पता है, प्रेशर का पता है डायमेंशन, वॉल्यूम का पढ़ा हुआ है, गैस कांस्टेंट का पढ़ ही लिए और टेम्परेचर का पढ़ ही लिए। ये वैन वाल इक्वेशन। आगे आइए, एक है बोल्ट्जमान कांस्टेंट। बोल्ट्जमान कांस्टेंट, बोल्ट्जमान भी नाम है। तो बोल्ट्जमान साहब ने एक नया कांस्टेंट दिया K। K कैसे लाया, बोले R/NA। बोल्ट्जमान कांस्टेंट K को कैसे डिफाइन किया गया, बोले R/NA। R क्या है, वही यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और Na क्या है, बोले एवोगैड्रो नंबर। ये एवोगैड्रो नंबर, ये जो हम लोग का एवोगैड्रो नंबर है जिसका वैल्यू है हम लोग का 6.023 × 10⁻23। तो नंबर का तो कोई डायमेंशन होना जाना है नहीं। तो बोल्ट्जमान कांस्टेंट का डायमेंशन किससे मिलेगा, R से। नंबर का तो डायमेंशन होगा नहीं, तो K का वही होगा जो R का होगा, और R का पहले निकाला हुआ है तो R का डायमेंशन वही लिखते हैं जो गैस कांस्टेंट का हुआ था इसके पहले, ml2, T इनवर्स 2, मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स। और यूनिट वही लिखा जाएगा, इतना के बदले में जूल आई पर मोल पर केल्विन, मतलब इसका यूनिट होगा जूल पर मोल पर केल्विन। तो ये हम लोग का बोल्ट्जमान कांस्टेंट का।